पिछले लेक्चर में अपन ने डिस्कस किया कि जो बुनाए गए बिलों के संबंध में कटौती का व्यवहारिक दृष्टिकोण से किस प्रकार से लेखांकन किया जाता है, एक उदाहरण की सहायता से अपन ने समझा था। आज अपन अलाभप्रद आस्तियों से आय, इनकम फ्रॉम नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक आय न कमाने वाली संपत्तियों को अलाभप्रद आस्तियों की श्रेणी में रखना उचित मानती है तथा उन पर केवल लेखाजन्य आय को चालू अवधि के लाभ हानि खाते में सम्मिलित करने के पक्ष में नहीं होती। बैंकिंग संस्थाओं में आय अर्जन करने वाली आस्तियों में सर्वाधिक महत्व का स्थान अग्रिमों को प्राप्त है। इन पर वसूला जाने वाला ब्याज बैंक की आय का प्रमुख साधन होता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 जुलाई 13 के सर्कुलर के अनुसार पट्टे पर संपत्ति सहित उन ऋणों को एनपीए की श्रेणी में रखने की सिफारिश की है जिन पर आय अर्जित नहीं हो रही है तथा जिन पर अवधि का ब्याज तथा मूलधन की राशि बकाया है। चिट्ठे की तिथि को कोई भी संपत्ति नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में शामिल है तो उसे एनपीए माना जाएगा, मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स माना जाएगा, अन्यथा नहीं। यदि कोई खाता पहले एनपीए में आ चुका है परंतु चिट्ठे की तिथि को नियमित हो गया है तो उसे एनपीए में शामिल नहीं किया जाता है। बैंकों द्वारा दिए गए अग्रिमों को नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स मतलब गैर निष्पादनीय संपत्ति मानने के कुछ आधार हैं। उनमें 4 क्राइटेरिया फिक्स हैं। पहला है, यदि कोई मुद्दती ऋण मतलब टर्म लोन की मूलधन और ब्याज की राशि 90 दिन से अधिक अवधि से बकाया है तो वो एनपीए है। इसी तरह दूसरे नंबर पर है रोकड़ साख मतलब कैश क्रेडिट एवं अधिविकर्ष मतलब ओवरड्राफ्ट के खाते 90 दिन से अधिक अवधि के लिए अनियमित रहे हैं, मतलब आउट ऑफ ऑर्डर रहे हैं, अर्थात बकाया शेष स्वीकृत सीमा से अधिक चल रहा है, या ये शेष स्वीकृत सीमा में है परंतु 90 दिन से अधिक अवधि से निरंतर नाम शेष मतलब डेबिट शेष हैं, या उक्त अवधि मतलब 90 दिन की अवधि में स्वीकृत सीमा के अंतर्गत नाम शेष इतने हैं कि अब इस अवधि का ब्याज वसूल करने का नाम शेष स्वीकृत सीमा से बाहर हो जाएगा। मतलब अब इस अवधि मतलब करंट अवधि का ब्याज वसूल करने पर जो डेबिट बैलेंस है, नाम शेष है, वो स्वीकृत सीमा से बाहर हो जाएगा तो उसे एनपीए में शामिल कर लेंगे। ठीक इसी तरह तीसरी कैटेगरी में आता है बुनाए गए बिल या अन्य राशि यदि 90 दिन से अधिक अवधि से बकाया पड़ी है तो वो भी एनपीए है। इसी तरह लास्ट और चौथा आइटम अल्पकालीन फसलों मतलब शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स जिनमें कृषि ऋणों की किस्तें जिसमें मूलधन और ब्याज दोनों शामिल है, 2 फसली मौसम से मतलब 2 हार्वेस्ट सीजन्स तथा दीर्घकालीन फसलों के कृषि अग्रिमों मतलब एग्रीकल्चर एडवांस फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप को गैर निष्पादनीय तभी माना जाएगा जब उनका ब्याज या मूलधन या दोनों एक मौसमी फसल मतलब 1 क्रॉप सीजन की अवधि से अधिक से बकाया है। ध्यान से सुनना वापस, अल्पकालीन फसलों मतलब इंग्लिश में शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स, कृषि ऋणों की किस्तें मतलब जो भी एग्रीकल्चर लोन है उनके इंस्टॉलमेंट्स, इनमें मूलधन और ब्याज दोनों ही शामिल करते हैं। 2 फसली मौसम से मतलब 2 हार्वेस्ट सीजन तथा दीर्घकालीन फसलों के कृषि अग्रिमों मतलब एग्रीकल्चर एडवांस फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप्स
मतलब 4 चीजें आ गई। क्या क्या? अल्पकालीन फसलें, कृषि ऋण की किस्तें, 2 फसली मौसम से या दीर्घकालीन फसलों से जो कृषि अग्रिम है, उनको अपन नॉन परफॉर्मिंग कब मानेंगे? जबकि उनका ब्याज और मूलधन एक मौसमी फसल मतलब वन क्रॉप सीजन से अधिक से बकाया हो। इससे स्पष्ट है कि रिजर्व बैंक ऋण खातों, अधिविकर्ष खातों तथा रोकड़ खातों पर ग्राहकों द्वारा देय अधिकाधिक ब्याज नियमित रूप से चुकाते रहने के पक्षधर हैं। मतलब जो भी ब्याज होता है लोन अकाउंट्स पर या ओवरड्राफ्ट पर, कैश क्रेडिट पर, तो ग्राहकों को ये हिदायत देना चाहते हैं कि आप ब्याज नियमित रूप से चुकाते रहो। रिजर्व बैंक ने उन खातों को अनियमित मतलब आउट ऑफ ऑर्डर माना है जिन पर स्वीकृत राशि से अधिक राशि लगातार बकाया बनी रहती है। जितनी अलाउड लिमिट है उससे ज़्यादा ड्यू बोलती है, उसको अपना आउट ऑफ ऑर्डर बोलते हैं। इसी प्रकार यदि खातों पर बकाया राशि लगातार स्वीकृत सीमा से बाहर है तो ऐसे खातों को नियम विरुद्ध यानी अनियमित आउट ऑफ ऑर्डर खातों की संख्या दी जाती है। तो ये हुआ आपके नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के बारे में विस्तार से बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट और आरबीआई द्वारा बनाए गए गाइडलाइन के अनुसार प्रावधान। कभी पूछा भी जा सकता है, ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बैंकों द्वारा दिए गए अग्रिम को गैर निष्पादनीय संपत्ति मानने के आधार क्या हैं? ये चारों ही आधार हैं। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स मानने के आधार ये 4 हैं। लेखांकन की दृष्टि से इन खातों पर बकाया होने वाला ब्याज इन खातों में नाम भले ही किया जाए परंतु उसे ब्याज खाते में जमा न करके ब्याज उचंती खाते में डाला जाना चाहिए ताकि इससे वर्ष की ब्याज की आय न बढ़े। यदि भूल से ऐसे खातों पर अर्जित ब्याज उचंती खाते की बजाय ब्याज खाते में जमा कर दिया गया है तो उसे वापस ब्याज उचंती खाते में हस्तांतरित करना वांछनीय होगा। ऐसे खातों के ब्याज तथा मूलधन की वसूली भी संदिग्ध ही मानी जाती है। इसलिए ब्याज उचंती खाते के शेष को संबंधित अग्रिम में से घटाकर दिखाया जाता है। इसलिए इन पर डूबत ऋण का प्रावधान किया जाना चाहिए। कालांतर में जब इन खातों पर मूल राशि और ब्याज की आंशिक वसूली हो जाए तो वसूली की राशि में से आनुपातिक रूप से ब्याज की सीमा तक राशि ब्याज खाते में सम्मिलित की जा सकती है और शेष राशि ब्याज उचंती खाते से मूल ऋण खाते में हस्तांतरित करके मूल ऋण खाते की न वसूल हुई राशि ही डूबत ऋण खाते में हस्तांतरित की जानी चाहिए। लेखा शास्त्र के विद्वान इस प्रकार के जो संदिग्ध ऋण खाते हैं उन पर अर्जित ब्याज के संबंध में लेखांकन करने के 3 विकल्प बताते हैं। पहला विकल्प है रोकड़ प्राप्ति के आधार पर, जिसमें संदिग्ध खातों पर ब्याज का लेखांकन उसके नगद प्राप्ति होने पर ही किया जाए। इससे पूर्व इन खातों के संबंध में ब्याज का लेखांकन ही न किया जाए। दूसरा आधार बताते हैं ब्याज उचंती खाता पद्धति। इस पद्धति के अनुसार ब्याज का सर्वाधिक लेखा नियमित रूप से किया जाता है। ऋणी के खाते में प्राप्य ब्याज नाम किया जाता है परंतु उसे ब्याज खाते की बजाय ब्याज उचंती खाते में जमा किया जाता है। वास्तव में भुगतान आने पर ही उपयुक्त सीमा तक उचंती खाते से राशि ब्याज खाते में हस्तांतरित कर दी जाती है।
और तीसरा आधार है ब्याज का लेखांकन आर्जन आधार पर करना, मतलब एक्रूअल बेसिस से करना, तथा साथ ही डूबत ऋण के लिए पर्याप्त राशि का प्रावधान कर देना। इस पद्धति के अनुसार बकाया होने वाले ब्याज का लेखा सामान्य रूप से ऋणी के खाते में नाम और ब्याज खाते में जमा करते हुए किया जाता है, परंतु अवधि के अंत में ब्याज सहित पूरी संदिग्ध राशि के संबंध में पर्याप्त डूबत ऋण का प्रावधान कर दिया जाता है। अधिकांश विद्वान द्वितीय पद्धति के आधार पर लेखांकन करना ही उचित मानते हैं, इसलिए अपन इस उदाहरण में लेखांकन द्वितीय पद्धति के आधार पर ही समझाएंगे। अब इसमें लेखांकन की एंट्रीज कैसे होती है उसको ध्यान से समझिए, क्योंकि परीक्षा में ये भी पूछी जा सकती है। तो सबसे पहला ट्रांजैक्शन इसमें बना है संदिग्ध ऋण पर ब्याज देय होने पर, जो डाउटफुल लोन है उस पर इंटरेस्ट ड्यू होने पर एंट्री क्या होगी? कस्टमर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट बीइंग इंटरेस्ट ड्यू ऑन डाउटफुल एडवांस अकाउंट। जब ग्राहक से राशि मिल जाएगी तो एंट्री क्या होगी? मतलब ग्राहक से राशि मिलने पर कैश अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट बीइंग कैश रिसीव्ड। और तीसरा, प्राप्त राशि में से ब्याज के हिस्से की राशि ब्याज खाते में हस्तांतरित करने पर एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट बीइंग ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट एक्चुअली रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स। उसके बाद ग्राहकों से राशि डूब जाने पर एंट्री क्या होगी? बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू कस्टमर्स अकाउंट बीइंग बैड डेट्स रिटर्न ऑफ। और अंत में ब्याज उचंती खाते के शेष को हस्तांतरित करने पर, ब्याज उचंती खाते का शेष कस्टमर अकाउंट में हस्तांतरित होता है, तो इसलिए एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट बीइंग रिमेनिंग बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट ट्रांसफर्ड। ये अकाउंटिंग एंट्रीज अपन ने डिस्कस कर ली है। अब अपन इसको एक उदाहरण के साथ समझते हैं कि इंटरेस्ट सस्पेंस का लेखांकन किस तरीके से किया जाता है।